नमस्कार, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। वक्त है अपना उत्तराखंड का और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आ रही, जहां के कैलाखेड़ा इलाके में चलती कार में युवती से रेप की कोशिश हुई है। जबरदस्ती कार में युवक युवती को उठाकर ले गए। हालांकि लड़की ने शोर मचाया तो उसको छोड़कर भागे, लेकिन इस तरह की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। तो ये बड़ी खबर उधम सिंह नगर के कैलाखेड़ा इलाके से। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े। शैलेंद्र, क्या है पूरी घटना? देखिए, युवती अपने काम पर जा रही थी और तभी कुछ कार सवार आए और जबरन इस युवती को कार में डाल करके अपने साथ ले गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद युवती ने शोर मचाया और इस दौरान इसके साथ जबरन रेप की कोशिश की गई, छेड़खानी की कोशिश की गई और कुछ लोग वहां पर जमा हो गए तो ये लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद लड़की पुलिस के पास पहुंची और उसने बताया है कि कार सवार चार लोग थे और इस तरह का उनका हुलिया था और इस तरीके से उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की है। और पुलिस अब पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है इलाके की। और कैलाखेड़ा इलाका है रुद्रपुर का, कैलाखेड़ा थाना क्षेत्र, वहां की पुलिस इस पर जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर पूरा मसला क्या था। क्योंकि युवती जिले के ही बाजपुर की रहने वाली है और एक वर्किंग क्लास की युवती बताई जा रही है। तो इसलिए इसको काफी गंभीर मान रही है पुलिस और जिस तरीके से लगातार पुलिस की सख्ती भी चल रही है कोरोना के काल में, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से घटना सामने आई है वो पुलिस की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा कर। बिल्कुल, तो बड़ी घटना ये हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। और एक और खबर आ रही चंपावत से, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने 12 किलो चरस के साथ पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजी कुमाऊं ने पकड़ने वाली टीम को 5000 का इनाम देने की घोषणा की है। तीनों को वलिक पार्टी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तो 12 किलो चरस के साथ जो 3 लोग गिरफ्तार हुए उनमें से 2 पिता पुत्र हैं। के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये तीनों व्यक्ति थाना पाटी क्षेत्र के हैं और ये पाटी से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ये चरस की सप्लाई करते थे और वहाँ पे ऊंचे दामों में बेचते थे। तो इससे पहले भी इस तरह की यहाँ पर अभी चरस की खेप पकड़ी गई है। तो कोरोना काल में जिस तरह से जो तस्कर हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, तो कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। कमलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, ये कौन लोग थे, कहां से लाकर चरस कहां ले जा रहे थे? प्रीति, ये पूरा मामला है पाटी थाना क्षेत्र का है। वालिक में ये 3 लोगों से पुलिस ने जो है, पुलिस और एसओजी की जो टीम है उनने 12 किलो चरस बरामद की गई है। और ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जिसमें बाप और बेटा दोनों चरस के मामले में बरामद जिनसे पकड़ी जाती है, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। और एसपी जो लोकेश्वर सिंह है उनके मुताबिक इन लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पुलिस के द्वारा अभी तक पिछले 5 महीने में ये टोटल 35 किलो चरस पकड़ी गई है, उससे बताता है कि पहाड़ में जो नशे कारोबार है वो कहीं न कहीं अभी फैल रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करके आज बड़ी सफलता हासिल की गई है। जी, धन्यवाद कमलेश आपका। तो बड़ी खेप इसे कहेंगे, 12 किलो कुछ ग्राम ये चरस है जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। नेपाल से 2 जंगली हाथी उत्तराखंड में घुस गए। ये हाथी 15 सितंबर को पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जंगलों और आबादी वाले इलाके में घुसे और फिर पीलीभीत से लगी उत्तराखंड के तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के सुरई रेंज में घुस गए। तो यूपी वन विभाग ने उत्तराखंड वन विभाग को उसकी सूचना दी, तो फॉरेस्ट डिवीजन को अलर्ट किया गया। सुरई रेंज में हाथी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ हाथियों के फुटप्रिंट मिले हैं। तो इससे अब ये साफ हो रहा है कि हाथी यहाँ घुस आए हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोई भी हाथी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उनके पैरों के निशान खटीमा किलपुरा आबादी क्षेत्र से होते हुए हाईवे क्रॉस कर नत्था ताल रिजर्व फॉरेस्ट तक मिले हैं। तो ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि कहीं ये आबादी वाले इलाकों में घुसकर कोई उत्पात ना मचा दें। तो नेपाल से हाथी पहले उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, क्योंकि ये सब सीमाएं लगती है पीलीभीत में, और उसके बाद फिर जो तराई का इलाका है उत्तराखंड का, वहां से ये घुसे हैं राज्य में। तो इसके बाद अब चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि फुटप्रिंट जरूर मिल रहे हैं इनके कि हाथी कहां कहां गए हैं, लेकिन हाथियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो आबादी वाले क्षेत्र में पहले पीलीभीत में आए और अब उत्तराखंड में इसकी ढूंढ हो रही है। नीतीश मणि त्रिपाठी डीएफओ है तराई ईस्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ इस बारे में जानकारी, हाथी कहां है, किस तरह से यहाँ घुसे हैं? 14 सितंबर की रात को नेपाल से उत्तर प्रदेश की बाराही रेंज में 2 हाथियों ने प्रवेश किया। वहां से फिर वो महोफ रेंज होते हुए उत्तराखंड की सुरई रेंज में आए
और कंपार्टमेंट नंबर 47 में 15 तारीख की शाम को हमें फुटप्रिंट दिखे। तब से उन हाथियों की मूवमेंट हमारा स्टाफ जो है रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है और लगभग 20-25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो हाथी जो है फिर किलपुरा रेंज से होते हुए नेशनल हाईवे 74 को पार करके इस समय खटीमा के नखा ताल के जंगल में प्रवेश कर गए हैं। तो ये जंगल जो है हमारा नेपाल से भी लगा हुआ है और हल्द्वानी डिवीजन और पीलीभीत और सुरई रेंज से भी लगा हुआ है। तो अब हाथियों के आगे की मूवमेंट को मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और कैनोपी डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से ड्रोन इत्यादि काम में नहीं आते हैं, तो फुट पेट्रोलिंग करके ही हाथी की लोकेशन देखी जा रही है। चलिए, धन्यवाद नीतीश जी आपका। तो फिलहाल अभी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है और क्योंकि जो ये तराई का इलाका है ये फिर नेपाल के जंगलों से भी जुड़ता है, तो अब देखा जाएगा कि ये हाथी अब किस ओर आगे बढ़ते, क्योंकि फुटप्रिंट इनके लगातार मिल रहे हैं। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में कॉमन कैट सांप ने रेस्क्यू मैन का हाथ काट लिया, यानी कि जो शख्स उसे वहां से निकालने गया था उसको ही डस लिया। देर रात वन विभाग की टीम पहुंची थी। दरअसल टीम को सूचना मिली कि कार में सांप छिपा हुआ है, तो उसी को निकालने गई थी। इसी दौरान सांप को जब थैले में रखने की कोशिश हो रही थी तभी उसने रेस्क्यू टीम के सदस्य जितेंद्र भट्ट के हाथ में काट लिया। जितेंद्र अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। तो कॉमन कैट सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है और इसी ने आगे से छोड़, इधर से पीछे छोड़ दो, काटा है। ये तस्वीर देखिए जरा, जब उसे हाथ बैग में पीछे डालने की कोशिश हो रही थी तभी सांप ने डस लिया और फिलहाल टीम का सदस्य अस्पताल में भर्ती है। और अब बात करेंगे त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक की। तो खत्म हो गई है ये बैठक जो चल रही थी, तो कई अहम प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। सुनील और प्रभात जानकारी देंगे क्योंकि अभी अभी बैठक खत्म हुई है। तो सुनील, क्या कुछ अहम रहा आज की बैठक में? देखिए प्रीति, क्योंकि विधानसभा का सत्र आउट है 23 सितंबर से, उससे पहले जो भी कैबिनेट बैठकें होते हैं उनकी ब्रीफिंग नहीं की जाती, उनको पब्लिक में नहीं लाया जाता, क्योंकि फिर सत्र की बाध्यता भी है। लेकिन मोटी मोटी जो जानकारी मिली है, 32 प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए, एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया, एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की सब कमेटी गठित की गई है और 30 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। ये प्रस्ताव क्या क्या थे इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जहां तक संभावना जताई जा रही है कि पिछले दिनों डॉक्टर्स लगातार स्ट्राइक पे थे, उनकी विभिन्न मांगे थी और उनमें से एक मांग ये भी थी कि कोविड काल के लिए जो प्रतिमाह उनके वेतन से एक दिन का वेतन काटा जाता है, उसकी कटौती को सरकार वापस ले सकती है। लेकिन अभी कैबिनेट में 30 जो प्रस्ताव पर मोहर लगी, उनमें क्या क्या प्रस्ताव थे इसकी पूरी डिटेल अभी नहीं मिल पाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका जानकारी के लिए। क्योंकि डॉक्टर्स भी नाराज रहे और वही इस वक्त फ्रंटलाइन वॉरियर हैं अगर कोरोना काल में देखा जाए, और काली पट्टी बांध के लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो फिलहाल ये हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है कि जो एक दिन का वेतन उनका काटा जा रहा है या फिर जिस तरह से कमी पाए जाने पर कार्रवाई होती है, तो उस पर कोई प्रस्ताव आज पास हुआ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि पीएम को भारत की छवि और पहचान बनाने का पूरा श्रेय जाता है। बाबा केदार में पीएम की गहरी आस्था, श्रद्धा है। उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री ने अहम योगदान दिया है। भगवान बद्री और बाबा केदार से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट है शुभकामनाओं से भरा हुआ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। का फोकस कोई मेरी वजह से ऐसा नहीं है। इस देवभूमि के प्रति उनकी जो श्रद्धा है और यहाँ के लोगों के प्रति उनकी जो विश्वास है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संगठन में भी काम किया है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उनका एक अपना अलग तरह के उनके यहाँ के लोगों के प्रति उनके मन में एक विश्वास है और एक अच्छी भावना है जिसको कहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ उन्होंने अभी तक किया है और आगे भी वो करने वाले हैं, क्योंकि जब भी उनसे हम लोग उत्तराखंड की बातचीत होती है तो हर बार वो कुछ न कुछ नई चीज लेकर आते हैं, नई तरह के सुझाव हमको देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हुए पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्हें दुनिया ने जाना और दूसरे नरेंद्र मोदी हैं।
पिछली 14 तारीख से हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में एक अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे जब पूरे विश्व ने जाना प्रधानमंत्री भी कोई होता। निश्चित रूप से जो पिछले 6 सालों का इतिहास है, जिस प्रकार से केंद्र ने सहयोग किया है, मैं कह सकता हूं कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। और वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण से लेकर भारतवर्ष की एकता और अखंडता एवं गौरवशाली समृद्धि के लिए सदैव समर्पित एवं कृत संकल्पित देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो बीजेपी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और अल्मोड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। तो अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे। तो इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान मौजूद थे, जिन्होंने मरीजों को फल बांटे हैं और इस दौरान रक्तदान भी किया जा रहा है। आज हमने अस्पताल में आकर के यहाँ पर गरीबों को, जो हमारे मरीज थे, मरीजों को आज हमने यहाँ पर फल वितरण किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने। और ये सप्ताह जो है सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। टिहरी जिले में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि स्यांसू भेंगा पुल पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंगरोगन हो रहा है। देखिए जरा कि किस तरह से बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। टिहरी उत्तरकाशी प्रतापनगर को जोड़ने वाले स्यांसू भेंगा झूला पुल की मरम्मत के नाम पर पीडब्ल्यूडी सिर्फ रंग रोगन कर रहा है। पुल की बदहाल स्थिति का आलम यह है कि कई जगहों पर वेल्डिंग टूट चुकी है तो कहीं नट बोल्ट गायब है। पुल को जोड़ने वाले ब्लॉक के 2 से 3 तार टूटे हुए हैं तो पुल के बीच में 2 जालियों को जोड़ने के लिए विभाग द्वारा तार लपेटकर काम चलाया जा रहा है। लगातार हम लोगों ने कई बार अधिशण अभियंता को कई बार शिकायत भी करी है, बार बार बोलने के बाद भी इस पुल को देखा नहीं जाता है और कभी भी किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो नहीं है कि अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जबकि उसमें जो किनारे पे जो साइड पे क्रॉस बैरियर लगे होते हैं उनके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, उनकी वेल्डिंगें टूट गई हैं और कहीं कहीं पे जो झील के किनारे का जो पोर्शन है उस पोर्शन पे तो बिल्कुल भी जो है क्रॉस बैरियर नहीं लगाए गए हैं, जो एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। स्यांसू भेंगा पुल से रोजाना 1 से 1,500 गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं डीएम का कहना है कि संबंधित विभाग को मौके पर निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए आपके माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है तो संबंधित विभाग को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और वास्तव में अगर रिस्क बना हुआ है और कम्यूटर्स के लिए कोई खतरा पैदा होता है तो तत्काल हम इसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यदि समय रहते पुल की मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना महामारी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लोगों को रोजगार देना और कई लोग अपने अपने गांव लौटे हैं जहां शहरों में काम करते थे। तो ऐसे ही 2 प्रवासी हैं जो अब बाकियों को भी राह दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बुढ़ना गांव के 2 युवाओं ने स्वरोजगार के लिए नई राह चुनी। रुपेश सिंह और प्रवींद्र राणा लॉकडाउन में वापस लौटे और अपने गांव के पास फतेड़ू बाजार में चप्पल बनाने वाली मशीनें लगा दी। पहाड़ में खुला ये पहला छोटा कारखाना है। कार भी नहीं है तो इससे अच्छा ऐसा करते हैं, यही एक बिजनेस है, इसमें हम लोग चालू करते हैं। लोग तो बहुत बोल रहे थे कि नहीं चलेगा, फिर भी अब भी यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी चप्पल जो सस्ती भी हैं और टिकाऊ भी हैं। शुरुआती दिनों में लोगों को उनके चप्पल बनाने का व्यवसाय कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन अब लोगों को दूसरी कंपनियों की तुलना में सस्ती चप्पलें मिलने लगी तो आसपास के बाजारों से भी डिमांड बढ़ने लगी है। साहब पहली बार जो है हमारे पतलू में लोकल मार्केट में बच्चों ने अपनी चप्पलों की जैसे शुरुआत की है, काफी अच्छा लग रहा है। एक तो हमें किफायती दर पर मिल रही है। लागत लगी है 3-3.5 लाख के करीब ऊपर ही लगा है और यहाँ पे मार्केट तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे उतना अभी जितना यहाँ पे लगता है मार्केट में उतना नहीं हो पा रहा हमारे पास, लेकिन दिन की 200-250 जोड़ी हम डेली निकाल रहे हैं और यहाँ पे मतलब मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दोनों प्रवासियों ने अपने खुद के संसाधनों से करीब 3 लाख रुपए खर्च कर ये कारखाना लगाया है।
जिसमें रोजाना 250 से 300 जोड़ियां चप्पलें बनाई जा रही हैं। सस्ती होने के साथ साथ इनकी चप्पलों की मांग अब बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 15 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन पर्यटन कारोबारी अब भी कोरोना को लेकर डरे हुए हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटन कारोबारियों को राहत देते हुए पार्क में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे की सुविधाएं शुरू करने की योजना बनाई है। यानी कि अब 15 अक्टूबर के बाद पर्यटक यहां रात में भी रुक सकेंगे। साथ ही पार्क प्रशासन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगा, ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है, किसी को किसी तरह की जरूरत होती है, कोई कोरोना से संक्रमित होता है, तो तुरंत उस तक मदद पहुंच सके। चलो यार। में तो हमको अभी नहीं लगता कि कोई भी पर्यटक इतनी विपरीत परिस्थितियों में घूमने के लिए आएगा, क्योंकि घूमने में कोई भी पर्यटक नहीं चाहता कि वो इतनी मेडिकल हसल बसल को झेले। तो हमको नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि कोई पर्यटन के लिए बहुत कुछ हमारे एरिया में होने वाला है। 15 नवंबर से ढिकाला जोन, जिसमें नाइट स्टे और कैंटर डे विजिट होगा, वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो भी रास्ते हैं, जो भी गेस्ट हाउसेस हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ वो सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जिससे कोरोना का संक्रमण। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब रात में भी रोपवे से नैनीताल का दीदार हो सकेगा। इस पर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने काम शुरू कर दिया है। 1 करोड़ 32 लाख से इसके केबल कार को ऑटो सिस्टम में तब्दील किया जाएगा, जो 1 महीने में तैयार हो जाएगा। रोपवे में सभी सेफ्टी फीचर्स स्पीड के साथ ऑटो सिस्टम में अपग्रेडेशन किया जा रहा है, ताकि रात को सुरक्षित तरीके से सैलानी नैनीताल का दीदार कर सकें। हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, उसे ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है। रात की कैपेसिटी जनरेट की जा रही है, जिससे कि हम नाइट में भी रोपवे चला सकें। और सिक्योरिटी के प्रोविजंस जो मॉडर्न ज़माने में डिमांड किए जाते हैं, वो सारे हम लोगों ने। आर्थिक तंगी से जूझ रहा उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य भर में फैले अपने खनन और लॉगिंग डिवीजन को कम करने जा रहा है। इसके लिए 6 लॉगिंग और खनन डिवीजन को मर्ज कर 3 डिवीजन बना दिए जाएंगे। निगम प्रबंधन का मानना है कि इससे संसाधन कम लगेंगे, खर्च कम होगा और कार्मिकों की संख्या में भी कटौती होगी। तो इस वक्त 26 डिवीजन है और कई डिवीजन ऐसे हैं जहाँ बहुत कम काम है और कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में निगम का खर्च तो बचेगा, लेकिन कईयों के रोजगार पर तलवार जरूर लटक गई है। प्रभागों को और हमारे खनन प्रभागों को भी उनको कुछ प्रभागों को मर्ज किया जा रहा है, उनको एकीकरण विलय करते हुए एक प्रभाग बनाया जाएगा, ताकि उससे हमारे मानव संसाधन की भी जो समस्या है वो। और 16 दिन तक चले श्राद्ध के बाद पितरों को अमावस के दिन तर्पण कर विदा किया जा रहा है, जिसके लिए ऋषिकेश में गंगा के तट पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, पितरों का तर्पण कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जिनको अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं होती, यानी कि कब उनका देहावसान हुआ है, वो दिन याद नहीं होता, तो आज के दिन तर्पण करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।